स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम CDP सीटेट की मैराथन क्लास लेके आए हैं। तो आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छी लगेगी। आइए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर फर्स्ट और सेकंड। बात करें अभिवृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। विकास क्या है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जैसे मस्तिष्क, भाषा, ज्ञान। विकास जो है जीवन भर चलता रहता है, विकास कभी समाप्त नहीं होता। विकास में निश्चित क्रम होता है, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना विकास हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। देखते हैं वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे हम भार, लंबाई को नाप सकते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जब कोई आदमी मोटा होता जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। वृद्धि का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। बात करें परिपक्वता की, तो अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस जो है परिपक्वता कहलाती है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। विकास के आयाम, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है? यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है फाइन मोटर स्किल और दूसरा है हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। बात करें फाइन मोटर स्किल क्या है, तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जैसे राइटिंग, लिखना, कलरिंग, किसी को कलर करना, कटिंग करना, हाथों से चपातियों को तोड़ना, फूल तोड़ना, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, तो इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे स्विमिंग, तैरना, जंपिंग, कूदना, रनिंग, दौड़ना। जब आप जंपिंग करते हैं, जब आप स्विमिंग करते हैं, तो आप रनिंग करते हैं, तो इसमें शरीर की पूरी मांसपेशियां हिलती रहती हैं, मतलब पूरी मांसपेशियां मोशन में आ जाती हैं। जब किसी भी कार्य को करने से पूरी मांसपेशियां गतिज अवस्था में आ जाती हैं, तो वहाँ पे जो है आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, मतलब पूरी मांसपेशियां कार्य करती हैं। बात करें फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है कि एक मांसपेशियां ही जो है गति अवस्था में होती हैं।
मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। अब देखते हैं बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानो हाथी, अगर मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म देगा, अगर हाथी है तो सिर्फ हाथी को ही जन्म देगा। अब विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप ध्रुवभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में आप देखेंगे कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेजी होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। क्या? विकास। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है? हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना हो गया, बैठना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत क्या है मेरे दोस्त? कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? बच्चों का विकास व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी तो किसी में विकास की गति धीमी होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की प्रासंगिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होते हैं। वर्तुलाकार या बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत या रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या है? विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब यह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी किसी गति तेजी होती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। प्रसव पूर्व क्या है? 9 महीने या 280 दिन का जो समय होता है वो प्रसव पूर्व होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। शैशवावस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक, मानसिक अध्ययन की अवस्था, नैतिकता का अभाव। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष, जिसे हम बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसको खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अब बात करें किशोरावस्था की। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, मतलब इसमें लड़का लड़की की तरफ
लड़की जो है लड़का की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, मतलब वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना होती है। मतलब जो इसमें लड़का या लड़की होते हैं वो किसी हीरो हीरोइन को जो है अपना क्या मानते हैं, अपना फेवरेट मानते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। बात करें बुद्धि की, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि जो है अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। मूर्त बुद्धि क्या है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मैकेनिक, कारीगर, ये सब मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है और जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे इसमें कवि हो गए, डॉक्टर हो गए, चित्रकार होते हैं, ये सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि मतलब हमें दिखाई नहीं देती। बात करें सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। नेता हो गए, व्यवसायी हो गए, समाज सेवी हो गए, अध्यापक आदि, ये सब जो है सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधित किया, वह था सूत्र मानसिक आयु अपानवे वास्तविक आयु। मानसिक आयु अपानवे वास्तविक आयु गुणे 100। बात करें बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? इसमें एक है 90 से 109 वाला सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि, 25 से कम जड़ बुद्धि, और एक इसमें है 140 प्लस, 140 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। अब प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें आत्म क्षमता हाई होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, इनमें क्यूरियोसिटी होती है, इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सफल होते हैं। ये है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। बात करें द्विकारक सिद्धांत की, 2 फैक्टर थ्योरी, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। यह 2 तत्व हैं सामान्य तत्व, जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। बात करें विशिष्ट तत्व की, एस फैक्टर की, तो यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। समूह तत्व कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे आपकी मीडिया हो गई, इनके पास शब्दों और भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। जैसे वैज्ञानिक हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी हमारे हो गए। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले होते हैं, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। कौन? शाब्दिक, जिन पर अब शब्दों पर पकड़ होती है ना, शब्दों पर पकड़ होगी। शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब
शब्द और भाषा पर पकड़ होगी वह जो है शाब्दिक भाषा की बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कवि हो गए, पत्रकार हो गए, वकील हो गए भाई। अब बात करें तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनमें तर्क करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है, तो ये बनेंगे, वे अकाउंटेंट बनेंगे, बैंकर बनेंगे, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। अब बात करें स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि मतलब अमूर्त तथ्यों के आधार पर अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। जिन पर मतलब अपनी मसल्स पर कमांड होता है वे शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, ये सब स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। संगीतात्मक बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर या इंटरटेनर आदि बनते हैं। अंतर, इसे आप इंग्लिश में ही याद करिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे ये हमारे नेताजी हो गए, ठीक, अध्यापक हो गई। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। इंट्रापर्सनल क्या हो गया? इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इंटरपर्सनल मतलब खुद के साथ। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। बात करें प्राकृतिक बुद्धि की, इस बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक के नज़दीक होते हैं। जैसे किसान हो गए। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे किसान आदि बनते हैं, किसान बनते हैं। प्राकृतिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, जो अपने इंट्रापर्सनल मतलब खुद से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे गुरु हो गए। और बात करें इंटरपर्सनल तो जैसे नेता हो गए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में सफल होते हैं, बातचीत करने में सफल होते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। आलोचना क्या है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकती। बात करें त्रिआयामी सिद्धांत की, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय, वस्तु, सक्रिय तथा उत्पाद। त्रिआयामी सिद्धांत कौन है? त्रिआयामी सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड जी हैं, जेपी गिलफोर्ड जी हैं। त्रिघट के सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किया था। स्टेनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? तो एक है अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि व बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है। घट के बुद्धि क्या है? घट के बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं।
कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस क्या है? संदर्भात्मक बुद्धि है व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ संयोजन कर रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण जो है बेहतर होता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्या है? क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक तथा सोच समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। अधिगम वक्र क्या है? जब अधिगम की मात्रा प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। उन्नतोदर वक्र क्या है? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। नचोदर अधिगम वक्र क्या है? इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम वक्र क्या है? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिक तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्रों उन्नतोदर या नचोदर अधिगम वक्र का मिलाजुला रूप है। अधिगम पठार क्या होता है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उस में न तो उन्नत होती है और न अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम गति 0 होती है। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। इस मेमोरी लेवल को हार्वर्ड ने दिया था। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है या छोटी कक्षाओं के लिए होता है। समझबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसे मॉरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जाता है या नियम का सिद्धांत बताए जाते हैं वो इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। चिंतन स्तर, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रवाह कौशल आदि। बात करें सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, पाठ योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा, उसके बाद क्या करेगा? पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। प्रतिपुष्टि क्या होता है? फीडबैक देने के लिए 6 मिनट। पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट लगता है। पुनः शिक्षण में 6 मिनट लगता है।
पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट लगता है। मतलब टोटल कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में। अब बात करें अधिगम स्थानांतरण के लिए। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसी तरह से जब आप साइकिल चलाते हैं, जब आप साइकिल चला लेते हैं तो आप जो है मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, तब आप मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। स्थानांतरण के प्रकार। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। मेरे दोस्त, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायता होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। हिंदी भाषा का ज्ञान, संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अब बात करें ऋणात्मक स्थानांतरण की। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव न तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। लर्निंग डिसएबिलिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त में यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नंबर आप यहाँ से कंप्लीट करिए अपना। एक नंबर यहाँ से पक्का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ये देखते हैं अधिगम अक्षमता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। इस सीखने की क्षमता योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह चर अवस्था में है। बात करें डिसलेक्सिया की, किसकी बात करें? किसकी? डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कठिनाई, डिसलेक्सिया। इसमें देख रहे हैं बच्चा जो है ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो यही क्या है? इसे कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अब बात करें डिसग्राफिया। बात करें किसकी? डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया में देखिएगा, इसमें जो लड़का है ये लिखने से संबंधित कठिनाई का अनुभव कर रहा है। इसमें क्या होता है? लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। बात करें डिसकैल्कुया मतलब कैलकुलेटर। डिसकैल्कुया मतलब कैलकुलेटर, गणितीय गणना से संबंधित समस्या है ये डिसकैल्कुया। डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया मतलब जब बालक जो है मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पाता है तो वही क्या है? डिस्मोर्फिया है। मतलब भ्रम वाली स्थिति। जब कोई बालक मोर और मुर्गे को नहीं पहचान पाता कि कौन सा मुर्गा है कि कौन सा मोर है, जिसे कहते हैं डिस्मोर्फिया, जिसमें भ्रम वाली स्थिति होती है। बात करें डिस्फेजिया की। फेजिया मतलब फंसना। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी एक एक शब्दों को सुनिएगा। डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया मतलब फंसना, जिसमें बालक जो है बोलने में फंसता है, उसे ही कहते हैं डिस्फेजिया। बात करें डिस्प्रैक्सिया की, तो जिसमें बालक ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। बात करें थीमिया मतलब टेंशन मतलब क्या? तनाव। ये क्या है? तनाव से संबंधित होता है डिस्थीमिया।
अब बात करें ADHD क्या है। ADHD का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि ADHD क्या है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इसे कहते हैं ADHD। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। बात करें स्वालीनता क्या है। स्वालीनता क्या है भैया, ऑटिज्म में क्या है, आत्म केंद्रित। या स्वालीनता क्या है, दोहराव, रिपीटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियां कारण बनती है। स्वालीनता, दोहराव, रिपीटिटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार। बात करें RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ: जीवन से संबंधित क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। गामक लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होता है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता आदि। अब बात करें EL थॉर्नडाइक की, तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत क्या है, EL थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयोग क्या किसने किया, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है। पैर अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। यह प्रयोग बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, आप हमेशा कंटिन्यू मेहनत करिए। अगर आप त्रुटि करेंगे तो आप जल्दी ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए मेरे दोस्त, एक है मुख्य नियम, एक है गौड़ नियम। तो प्राथमिक नियम क्या है, प्राइमरी लॉ क्या है, अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना जल्दी सीखेंगे। तत्परता का नियम क्या है कि यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उससे उतना जल्दी ही सीखेंगे। प्रभाव का नियम क्या है, यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो नहीं होता। तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। गौड़ नियम क्या है, गौड़ नियम में पढ़ेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को, आत्मीकरण का ज्ञान क्या है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम क्या है, यह नियम हमें यह बताता है किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर आवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। साहचर्य क्रिया का नियम क्या है, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। एरर्स, बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है।
ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट्स की एरर को करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने बच्चों को 3 फिल्में दिखाई: प्यार, समाज, हिंसा। बंडूरा के स्टेज को अवधान, धारणा, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। पावलोव सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसी घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता जो है घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। उद्दीपक सामान्यीकरण। जब व्यक्ति के प्रति क्रिया सीख लेता है तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकना शुरू कर देता है। विलोपन क्या है? अगर कंडीशंस स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। विभेद क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इसमें व्यक्ति ओरिजिनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियाँ बजने के बावजूद भी कुत्ता पहचान जाता है किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मुँह से मिलेगा। B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा किया गया था। B.F. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। B.F. स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगे और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया है। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। पुनर्बलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, यही क्या है? पुनर्बलन क्या है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना क्या है? पुनर्बलन है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सब क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है।
दंड देना, मना करना, डांटना, ये सब क्या है? नकारात्मक पुनर्वलन है। पुनर्वलन अनुसूची यह 2 प्रकार की होती है। सतत पुनर्वलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है, इसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। आंशिक पुनर्वलन अनुसूची क्या है? इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यह सिद्धांत इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तित्व पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बाद में स्वायत्तता बनाम शर्त लज्जा शक, तो 2 से 3 वर्ष की आयु होती है। या स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चा खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगता है, वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो वह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी और बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। 3 से 6 वर्ष में क्या होता है? बनाम द्वेष होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता अपनी आनी शुरू हो जाती है। पहचान बनाम भ्रांति क्या है? किशोर अवस्था, इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बाद में 18 से 35 वर्ष, पूर्व वयस्कावस्था क्या है? आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चा आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं।